सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आपका यूनिट सेकंड जो कि नर्सिंग प्रोसेस है। और अभी तक हमने इस यूनिट में आपका मेजरली जितने भी टॉपिक्स थे लाइक क्रिटिकल थिंकिंग और नर्सिंग प्रोसेस के कंपोनेंट्स में आपका असेसमेंट एंड डायग्नोसिस हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना डिस्कशन प्लानिंग से, देन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक, तो प्लानिंग की अगर हम बात करें, प्लानिंग एज ए नर्सिंग प्रोसेस कंपोनेंट, तो क्या है प्लानिंग, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्लानिंग जैसे आप टर्म से या आप कह सकते हो एक उसके वर्ड से ही समझ सकते हो कि प्लानिंग क्या होती है। मतलब किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजों को प्लान आउट करना, मतलब प्रायरली प्लान आउट करना, ताकि क्या आप जो भी प्रॉब्लम है या जो भी सिचुएशन है आप उसको इफेक्टिवली डील कर पाओ। तो यहाँ नर्सिंग प्रोसेस में प्लानिंग का रोल अगर हम बात करें इन कॉमन टर्म्स या कॉमन लैंग्वेज में, तो मतलब यही है कि आपके पास जो भी मेडिकल सिचुएशन है, मेडिकल इवेंट है, जो अभी आपके पास कंडीशन आई हुई है, उसमें आप क्या ऐसा अपने साइड से स्ट्रेटेजीज प्लान आउट करते हो। ठीक है, क्या आप फॉर्मुलेट करते हो कि हाँ हमें ये प्रायोरिटी पे रखना है या फिर हमें ये एक्शन करना है, ठीक है, एज पर प्रायोरिटीज। तो उस मतलब उस प्लानिंग को जो हम अप्लाई करते हैं इन पेशेंट केयर, दैट इज प्लानिंग। ठीक है, मतलब पेशेंट केयर को हम प्रॉपर इंटरवेंशन, जो भी जितने भी होते हैं इंटरवेंशन को प्रॉपरली प्लान करना एज पर प्रायोरिटी, एज पर हायरार्की। ठीक है, और देन उसको इम्प्लीमेंट करना, दैट इज प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इसके हम डेफिनेशन की बात करें तो प्लानिंग क्या है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग नर्सिंग स्ट्रेटेजीज। इसमें क्या बताया गया है कि नर्सिंग स्ट्रेटेजीज को हम प्लान करते हैं। नर्सिंग स्ट्रेटेजीज आपकी जो आपकी नर्सिंग स्किल्स होती है, नर्सिंग नॉलेज को आप इस्तेमाल करके जो आप एक कह सकते हो ना एक एक्शन प्लान करते हो, दैट इज नर्सिंग स्ट्रेटेजीज और इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज या फिर इंटरवेंशन जो कि रिक्वायर होता है कैसे, आपके प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में एंड अचीवमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड गोल। ठीक है, तो यहाँ पे प्लानिंग क्या बताया गया है कि प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप नर्सिंग नॉलेज, नर्सिंग स्किल्स, स्ट्रैटेजीज या फिर इंटरवेंशंस को आप क्या करते हो, प्लान आउट करते हो। जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो और जब आप एक गोल सेटअप करते हो और उसको अचीवमेंट करने, मतलब उस अचीव करने के लिए आप एक कह सकते हो ना स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हो, दैट इज प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग इज designing of nursing strategies or interventions required for problem identification and achievement expected goal to achieve of expected goals. नेक्स्ट अगर डेफिनेशन की बात करें तो इन प्लानिंग नर्स यूजेस पेशेंट्स असेसमेंट। इसमें पेशेंट्स असेसमेंट क्या बताया गया है, मतलब जैसे हमने असेसमेंट में बताया था या हमने डिस्कस किया था कि डेटा कलेक्शन, पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट की जितने भी कह सकते हो आपके इंफॉर्मेशन है, जब आप उसको कलेक्ट करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ क्या बोलते हैं डायग्नोसिस बनाओगे। ठीक है, लाइक पेशेंट को अगर आपको बता रहा है कि उसको पेन है, तो आप पहला आपका डायग्नोसिस आप जैसे बनाओगे तो वो आपका पेन का बनेगा, एक्यूट पेन का। ठीक है, तो वो हो गया आपका असेसमेंट के थ्रू। देन डायग्नोस्टिक टेस्ट, कुछ टेस्ट होंगे, जैसे आपने ब्लड टेस्ट कराया हो, यूएसजी हो गया, एक्सरेज हो गए, बहुत सारे होंगे। तो ऑल ओवर असेसमेंट का डेटा, डायग्नोस्टिक का डेटा, दोनों को आप पूरा क्या करोगे, कंबाइन करोगे, फिर एनालाइज करके आप कुछ स्ट्रेटेजीज बनाओगे। ठीक है, फॉर्मुलेट करोगे कुछ गोल्स। जैसे पेशेंट को पेन है तो आपका गोल क्या होगा कि पेशेंट के पेन को कम करना है। ठीक है, लाइक जैसे अगर पेशेंट को फीवर है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, पेशेंट को फीवर है तो आपका गोल क्या होगा कि पेशेंट का जो भी फीवर लेवल है, जो उसका टेम्परेचर लेवल है, उसको डिक्रीज करना है। ठीक है, तो आप गोल्स बनाते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप इंटरवेंशंस भी करते हो। इंटरवेंशंस करने का मतलब है कि आपका गोल है फीवर को कम करना, ठीक है, आपका गोल है पेन को कम करना, तो आप इंटरवेंशंस कैसे बनाओगे। ठीक है, उसका इंटरवेंशन जैसे होगा कि आप फीवर की एंटीपायरेटिक्स टैबलेट्स दे रहे हो, ठीक है, एंटीपायरेटिक दे रहे हो, पेन किलर्स दे रहे हो पेन के लिए। ठीक है, स्पंजिंग कर रहे हो, फीवर में स्पंजिंग होती है, कोल्ड स्पंजिंग। ठीक है, आप वो सब चीजें कर रहे हो, और बाकी आप मसाज कर रहे हो फॉर पेन रिलीफ अगर किसी बॉडी पार्ट पर है। ठीक, तो ये आपके इंटरवेंशन हो गए। तो कुल मिला के प्लानिंग क्या है, जिसमें नर्स अपना भी जो भी नर्सिंग स्किल नॉलेज होता है उसको एग्रीगेट करके, ठीक है, प्रॉपरली एक उसको यूज करके, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करके पेशेंट का जो भी डेटा होगा और जो भी डायग्नोस्टिक डेटा होगा, एक असेसमेंट डेटा होता है, डायग्नोस्टिक डेटा, ठीक, दोनों को डेटा
क्या करेगी, कंबाइन करेगी, उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करेगी कि क्या हमारा गोल होगा कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले। ठीक है, तो वो रिलीफ कैसे मिलेगा, जब हम इंटरवेंशन प्लान करेंगे। ठीक है, तो वो हो गया आपका प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग, नर्सिंग प्लानिंग या आप कह सकते हो केयर प्लानिंग क्या है, जिसमें आप पेशेंट के डेटा के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज प्लान करते हो, नर्सिंग स्ट्रैटेजीज, नर्सिंग केयर स्ट्रैटेजीज प्लान करते हो, जिससे पेशेंट को जल्दी से रिलीफ मिले, या आपने जो भी गोल सेटअप किया है वो आप उसको अचीव कर पाओ। ठीक है, गोल सेटअप करने का मतलब जैसे आपने गोल सेटअप किया कि हमें पेशेंट को दर्द हो रहा है तो हमें पेशेंट का दर्द कम करना है, दैट इज योर गोल। ठीक है, तो वही है कि आप या तो पेशेंट को फर्दर रिलीफ दे पाओ, या आप जो भी आपने गोल सेटअप किया उसको आप इजिली अचीव कर पाओ, दैट इज आपका प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरवेंशंस। नाउ अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्लानिंग की, तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग आपके 3 टाइप्स होते हैं, इनिशियल, ऑनगोइंग एंड डिस्चार्ज। नाम से पता चल रहा है, तो पहला है इनिशियल। इनिशियल मतलब हम तब फॉर्मुलेट करते हैं नर्सिंग केयर प्लान जब पेशेंट एडमिशन के लिए आता है हमारे पास। ठीक है, तो वहां पे हम उनका जैसे ही वो आते हैं एडमिशन के लिए, तो उनका हम प्रायर सारा असेसमेंट डेटा लेते हैं, बायोग्राफिक डेटा लेते हो आप, डेमो बायोग्राफिक डेटा। ठीक है, आपका आइडेंटिफिकेशन डेटा, उनकी हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री जितनी भी होगी, फैमिली हिस्ट्री, सारी चीजें, तो आप एक असेसमेंट प्लानिंग करते हो। फिर उनका आप उसी वक्त प्रॉपर फिजिकल असेसमेंट कर रहे हो, उसका डेटा, ये सारी चीजें आप इनिशियल पे लेते हो, मीन्स एडमिशन पर, कि अभी किस कंडीशन में पेशेंट आपके पास आया हुआ है। ऑनगोइंग प्लानिंग क्या होती है, ऑनगोइंग प्लानिंग में जब आप हॉस्पिटल केयर के ड्यूरेशन में करते हो, जब पेशेंट आपके पास पहले से एडमिट है और आप वहां पे आपको पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आप इन्वॉल्व होते हो, तो वहां उस टाइम पे आप जो प्लानिंग करते हो दैट इज ऑनगोइंग प्लानिंग। एंड डिस्चार्ज मतलब जब पेशेंट आपका डिस्चार्ज होने वाला है, या कह सकते हो कि कंफर्मेशन आ चुकी है कि वो पेशेंट डिस्चार्ज होगा, तो बिफोर डिस्चार्ज आप उसका ऑल ओवर एक डेटा कलेक्ट करते हो और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हो कि हाँ अब आगे पेशेंट को हमें क्या एडवाइस करना है, फॉलो अप के लिए बताना है, रेफरल्स बताने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप प्लान आउट करते हो। ठीक, तो ये हो गया आपका प्लानिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा कि नर्सिंग केयर प्लान एंड नर्सिंग डायग्नोसिस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये बहुत कह सकते हो वाइवा में पूछा जाता है, नर्सिंग केयर प्लान एंड नर्सिंग डायग्नोसिस, दोनों में डिफरेंस बता दो आप। ठीक है, ये दोनों आप सर्च करो अपने से और फिर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान में एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक, नाम आगे बात करते हैं प्लानिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में। अब प्रिंसिपल्स मतलब प्लानिंग अगर हम जैसे कर रहे हैं तो वो किस अकॉर्डिंग, किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं, या हम नर्सिंग प्लान को अगर मीन्स कह रहे हैं फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो कैसे हम करेंगे, क्या ऑर्डर है। तो पहला है कि प्रिंसिपल पहला बताता है कि फोकस करिए आप पर्पस पर। पर्पस मतलब आप एक गोल सेटअप करिए। ठीक है, अगर आपके पास गोल होगा तो आपको प्लानिंग करना आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे लाइक आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, सब कुछ है ना, आपको पता है कि पेशेंट को फीवर है, बुखार है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब आप उसमें गोल जब तक नहीं बनाओगे आप प्लानिंग कैसे करोगे इसीलिए गोल बनाना नेसेसरी है। तो गोल आपका होगा कि हाँ हमें पेशेंट का फीवर कम करना है। ठीक है, उसको फीवर से रिलीव करना है। ठीक है, पेन से रिलीव करना है, फीवर कम करना है, और लास्ट में आप उसकी ब्रीदिंग जो डिस्कम्फर्ट हो रही थी, ब्रीदिंग जो प्रॉब्लम हो रही थी, उससे पेशेंट को रिलीव कराना है। ठीक है, तो ये आपके गोल हो गए। तो ये आपने गोल सेटअप कर लिया ना, अब आप प्लान करोगे कि हाँ हम ऐसे करेंगे, अगर हम एंटीपायरेटिक देंगे तो पेशेंट का फीवर कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उनको एनाल्जेसिक्स देंगे तो उनका पेन कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उनका प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, या आप कह सकते हो ब्रीदिंग का जो भी टेक्निक्स आप अप्लाई करोगे तो उनसे उनकी ब्रीदिंग की जो भी प्रॉब्लम होगी वो सही हो जाएगी। हम उनको ऑक्सीजन थेरेपीज दे सकते हैं, अदर जो भी चीज आप इम्प्लीमेंट करना चाहो एज पर पेशेंट कंडीशन, तो हम ये करेंगे। तो गोल और प्लानिंग दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, गोल मतलब आपको क्या चाहिए, कि आप कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करोगे और आपको वो मिल जाएगा, दैट इज गोल। एंड प्लानिंग मतलब आप कौन कौन सी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक, प्लानिंग और गोल एक साथ ही चलते हैं। नाउ प्रिंसिपल्स में पहला हमें बताया गया कि फोकस करना में पर्पस। पर्पस मतलब आपका गोल पर फोकस करना। हमेशा जो आप प्लान करोगे आपका पहला गोल पर फोकस होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। अगर हमारा गोल है फीवर को कम करना, तो वहां हम पहले फीवर को कम करने के लिए ही चीजें प्लान आउट करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज हैव क्लियर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। क्लियर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव मतलब क्लियर रखिए कि ऐसा नहीं है कि उसमें आप दो से तीन चीजें आप उसमें इंक्लूड कर दें।
ऐसा मत करिए, ठीक है। एक क्लियर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव रखिए कि हमें फीवर कम करना है, सिंपल, ठीक है। देन हमें पेन कम करना है, हमें पेन से पेशेंट को रिलीव कराना है, ठीक है। हमें पेशेंट की स्टेटस को इम्प्रूव करना है। तो आप ऑल ओवर एक क्लियर ऑब्जेक्टिफाइड गोल रखिए, ठीक। कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस मतलब केयर जो होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप जो प्लानिंग कर रहे हो वो भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में होगा कि अच्छा पहले हमें पेशेंट को असेस करना है, उसके वाइटल्स लेने हैं, इतना फीवर आया है, देन हमें पेशेंट के फीवर के अकॉर्डिंग स्टेप्स बाय स्टेप जो होता है ना कि हमें प्राइमरी लेवल से शुरू करना है। प्राइमरी लेवल पहले आप कोल्ड स्पंजिंग किए, अगर फीवर नहीं कम हुआ देन आप क्या करेंगे, पेशेंट को आप अदर जो टेक्निक्स होते हैं फीवर कम करने के लिए आप कोल्ड बाथ करा सकते हैं, ठीक है। अदर देन उसके बाद अगर नहीं कम हो रहा देन आप मींस एज पर प्रिस्क्रिप्शन, जो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या करें, एंटीपायरेटिक सप्लाई करें, एडमिनिस्टर करें, ठीक है। एज पर डोज जो भी प्रिस्क्रिप्शन में आ रहा है कि हाँ इतनी दवा इतने डोज की इतनी रूट से ऐसी आपको एडमिनिस्टर करनी है तो वो आप करिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है देन आप फर्दर जो भी कह सकते हैं कि आप कर सकते हो एक्शन जो आप प्लान कर सकते हो वो आप करिए। मतलब आपको एक हायरार्की से चलना है या आप कह सकते हैं प्रॉपर ऑर्डर से चलना है, ठीक है। दैट इज आपका कॉन्टिन्यूअस। तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस में रखना है। फिर आपने वो कर दिया, फिर आपको फिर से असेस करना है कि हाँ हमने जब इनिशियल फेज पे किया था तो फीवर इतना था, हमने इतने स्टेप्स कर लिए, प्लानिंग कर ली, अब हमारे पास जो वाइटल आ रहा है, ठीक है, जो हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है वो कितना है, अभी भी फीवर है या फिर रिलीव हो गया है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस रखना है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आपको ऐसी चीजें प्लान आउट करनी है या आपको ऐसे केयर एंड एक्शंस आपको अप्लाई करना है जो आप इजिली कह सकते हो कि आप उसमें क्या मींस ऑल्टर कर पाओ, ठीक है। लाइक जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपको उन एक्शंस को यूज करना है या उन एक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है कि अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है कि आप वो नहीं कर पाए, लाइक जैसे हम बात करें कोल्ड बाथ की, ठीक है। किसी पेशेंट को फीवर है और कोल्ड बाथ एज अ ऑप्शन आपको दिख रहा है कि आप फीवर में अप्लाई कर सकते हो, पेशेंट को दे सकते हो, बट डॉक्टर ने क्या कहा कि अब उसको हम कोल्ड बाथ नहीं करा सकते, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो रही है या अदर कोई कंडीशन है, कोई सर्जरी हो रखी है, व्हाटएवर, ठीक है। तो अब वहां पे आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो आप ऐसा एक्शन प्लान दूसरा आप मीन्स रखिए कि आप उससे तुरंत ही दूसरे वाले पर क्या करें, शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो आपको हमेशा ऐसे एक्शंस केयर ऐसे आपको इम्प्लीमेंट करने हैं जिसमें आप तुरंत के तुरंत चीजों को अपने अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप क्या करें, ऑल्टर कर सकें, ठीक है, या आप शिफ्ट हो सकें। दैट इज फ्लेक्सिबल। सिंपल एंड हायरार्किकल रखना है, ये हमने बात कर लिया है कि सिंपल होना चाहिए, गोल डिफाइंड होना चाहिए, और हायरार्किकल मतलब हमें प्राइमरी लेवल से चीजों को देखना है कॉन्टिन्यूअस नेचर में। देन प्रिसाइज इन स्कोप एंड नेचर। प्रिसाइज इन स्कोप एंड नेचर मतलब है कि हम जो भी प्लान कर रहे हैं वो प्रॉपरली नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर मीन जो आपका जैसे मेडिकल जो भी स्किल है, ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। मींस आपका जो भी स्टैंडर्ड हमारा है कि हमें कोल्ड अगर हम कोई सॉरी नॉट कोल्ड आपका कोई भी प्रोसीजर है, अगर हम फीवर की बात करें तो आपका कोल्ड स्पंजिंग हो गया, आपका कोल्ड बाथ हो गया, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर स्टैंडर्ड वे होगा। तो हमें उसका हाँ कि पानी का टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए या ऐसा हो आपको ये यूज करना है स्पंजिंग में, ठीक है, या आपको कोल्ड बाथ कितने टाइम तक देनी है, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। प्रॉपर एक नेचर के अकॉर्डिंग आपको चलना है, मींस प्रिसाइजली करना है स्टैंडर्ड वे में, ठीक। तो ये हो गए आपके प्रिंसिपल्स। तो प्लानिंग कैसे करनी है आपको, इन 5 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि हमें वहां पे गोल पहले बनाना है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, सिंपल, हायरार्किकल एंड प्रॉपरली स्कोप एंड नेचर के मींस प्रिसाइजली स्टैंडर्ड वे में होना चाहिए। नाउ जो प्लानिंग का जो मेन चीज है वो है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब आप प्लानिंग करोगे कैसे? आपके पास असेसमेंट कर लिया आपने, आपके पास डेटा है, आपने डायग्नोस्टिक फॉर्म कर ली कि हमें डेटा के अकॉर्डिंग पेशेंट में जो भी हमें मिला, मान लीजिए हमें फीवर का ही है, ठीक है, फीवर का एग्जांपल लेंगे कि हमें पेशेंट जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया उसमें पता चला कि पेशेंट को फीवर है, ठीक है, 2 से 3 दिन से फीवर आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, ठीक। तो हम वहां देख रहे हैं हाई ग्रेड मीन्स अप्रोक्स 101 to 110, ठीक है, आपका 103 फ़ारेनहाइट, ठीक, इससे से मीन्स आपका आ रहा है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमने इसके अकॉर्डिंग डायग्नोस्टिक फॉर्म कर ली। डायग्नोस्टिक आपका क्या होगा, आपका डायग्नोस्टिक बनेगा जो भी आपका हाइपरथर्मिया, ठीक है, हाइपरथर्मिया हो गया या फिर आपका कह सकते हो क्या बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन का, ठीक है। तो आपने डायग्नोस्टिक बना लिया थर्मोरेगुलेशन का, ठीक है।
नाउ अब आपका डायग्नोस्टिक क्लियर है। अब आपको क्या सेटअप करना है, आपका गोल। तो आपका गोल क्या होगा, फीवर को कम करना। ठीक है, गोल क्या है कि आपके बॉडी टेम्परेचर जो हाइपरथर्मिया हो रखा है, ठीक है, या आप कह सकते हो थर्मो इरेगुलेशन हो रखा है, तो आपको उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक, तो ये आपका गोल हो गया। अब आपने गोल सेटअप कर लिया, अब आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करोगे। तो प्लानिंग में सबसे पहले होगा कि आप उस चीज को पहले कैसे एक्सट्रैक्ट किए हो, या आप कह सकते हो आपने उस पहले उस चीज को आइडेंटिफाई कैसे किया। तो प्लानिंग में पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन का। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब कैसे, वाइटल्स लिया आपने, कैसे आइडेंटिफाई किया कि पेशेंट को फीवर है, आपने वाइटल लिया, आपने टेम्परेचर देखा कि हाँ पेशेंट को फीवर है, पेशेंट को पायरेक्सिया है। ठीक है, या फिर पेशेंट का जो थर्मोरेगुलेशन हो रहा है इरेगुलर, तो वो इसके अकॉर्डिंग, मीन्स आपका हाई ग्रेड फीवर आपको मिल रहा है तो आपने टेम्परेचर लिया। ठीक, देन उसके अकॉर्डिंग आप चीजें प्लान करना शुरू करोगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, प्रायोरिटी सेट करोगे। तो पहला प्रोसेस आपका क्या होगा प्लानिंग का, कि आपको प्रायोरिटी सेटअप करनी है। ये इसी ऑर्डर में चलेगा, इसका ऑर्डर चेंज मत करना। ठीक है, यही ऑर्डर है। पहला आपको क्या है कि आपको सेट करना है प्रायोरिटीज, आपको प्रायोरिटीज देखनी। अब पेशेंट आपके पास बुखार वाला है तो उसको ऑफकोर्स, अगर पेशेंट को बुखार है तो उसको बॉडी एक भी होगा, ठीक है, बॉडी एक होगा, उसको फटीगनेस होगी, एनोरेक्सिया होगा। एनोरेक्सिया इज भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट। ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी, रेस्टलेस फील करेगा पेशेंट। ठीक है, एंजाइटी में होगा या स्ट्रेस में होगा। ठीक है, लेजीनेस फील करेगा, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको ऑल ओवर सारी चीजें, लेकिन हमारा मेन गोल अभी पहला प्रायोरिटी पे क्या है कि हमें पेशेंट का जो भी थर्मो रेगुलेशन इरेगुलर हुआ है, ठीक है, जो भी पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उसको हमें पहले डिक्रीज करना है। वो डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, बाकी के जो फैक्टर्स हैं, उनपे भी क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमें प्रायोरिटी सेट करनी है पहला। दूसरा हमें क्या करना है, एस्टैब्लिश गोल और अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड आउटकम। तो हमें क्या करना है, गोल सेटअप करना है। गोल कैसे हमने बात की, जैसे हमने प्रायोरिटी सेटअप कर ली, हमारा है कि फीवर को कम करना है, तो गोल भी आपका आएगा कि हमें जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, बॉडी टेम्परेचर, वो हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। ठीक है, तो आपने एक गोल सेटअप कर लिया है, एक एक्सपेक्टेड आउटकम आपने सेटअप कर लिया कि हमारा अगर हम जो भी चीजें प्लान कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम वो सारी चीजें कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं पेशेंट पर, तो वो जो गोल है वो हमें अचीव हो जाएगा। तो हमारा गोल सेटअप हो गया। देन थर्ड आपको करना है सेलेक्टिंग नर्सिंग स्ट्रैटेजीज। गोल सेटअप आप जैसे ही करोगे, ठीक है, कि हमें फीवर कम करना है, तो ऑफकोर्स आपके दिमाग में आएगा हम फीवर कैसे कम कर सकते हैं। तो वो स्ट्रैटेजीज ही तो होती हैं कि हाँ हम कोल्ड स्पंजिंग दे सकते हैं, हम पेशेंट को एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं, हम पेशेंट को कोल्ड बाथ करा सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर पेशेंट के रूम का टेम्परेचर, वेंटिलेशन, ये सारी चीजें प्रॉपर अगर मेंटेन करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा 2 डिग्री कम, तो पेशेंट का क्या बॉडी टेम्परेचर भी सही से मैनेज हो जाएगा। मतलब आप एक स्ट्रैटेजीज आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, दैट इज सेलेक्टिंग नर्सिंग स्ट्रैटेजीज। और फिर लास्ट में क्या आप करोगे प्लानिंग में, फॉर्मुलेटिंग नर्सिंग केयर प्लान। तो आपने स्ट्रैटेजीज देख ली, उसको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मुलेट करोगे कि आप पहले क्या करोगे। हमने बात करी ना, प्राइमरी से हमें शुरू करना है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे वाइटल्स चेक करोगे, या आप कह सकते हो बॉडी टेम्परेचर आप चेक करोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता तो चले कि फीवर है कितना, तो उसके अकॉर्डिंग किया जाता है ना, क्योंकि आप माइल्ड फीवर में आपका एक्शन चेंज होता है, सीवियर मॉडरेट में आपका एक्शन अलग होता है। ठीक है, अगर पेशेंट को माइल्ड फीवर है तो आप माइल्ड के अकॉर्डिंग काम करोगे, मॉडरेट या सीवियर है तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। ठीक है, तो वही है कि आपको उसके आपने वो लिया, देन आप फॉर्मुलेट करोगे, हाँ पहले हम वाइटल लेंगे, देन हम प्रॉपरली पेशेंट का जो भी वाइटल है उसके अकॉर्डिंग हम चीजें अप्लाई करेंगे, लाइक कोल्ड स्पंजिंग हो गया, आपका एंटीपायरेटिक्स हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एक ऑर्डर में करोगे। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या है, सेटिंग प्रायोरिटीज, पहले प्रायोरिटी सेट करनी है, देन गोल को स्टैब्लिश करना है, देन सेकंड लास्ट आपका है कि स्ट्रैटेजीज हमें जो भी है गोल के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है, देन लास्ट में हम नर्सिंग केयर प्लान उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे क्योंकि मेजर है। हमने 4 आपके प्रोसेसेस के बारे में बात किया था प्लानिंग के, तो उन्हीं 4 के बारे में हम और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि हम क्या कर सकते हैं या वो क्या होते हैं। तो पहले जैसे हमने देखा था सेटिंग प्रायोरिटीज होता है, मतलब हम एक प्रायोरिटी सेट करते हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, पेशेंट अगर आपके पास आया है, ठीक है, तो सर्टेन कंडीशंस के साथ आया है, मेडिकल कंडीशन, उसको मान लीजिए फीवर भी है,
पेन भी है, ठीक है, उसको ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट है, और अदर 2-4 कंडीशंस हैं, लाइक उसको फटीगनेस है, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट है। तो ये सारी चीजें आप उसमें नोट कर रहे हो। तो आपने नोट किया, डेटा कलेक्ट किया, डायग्नोसिस भी आप फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, डायग्नोसिस आपने फॉर्म किया। देन आपका जब आप प्लानिंग करते हो, ठीक है, तो प्लानिंग करने के लिए आपके पास पहला क्या होता है कि प्रायोरिटीज आपको सेट करनी, कि आपको पहले क्या करना है, ठीक है, या आपको पहले कौन सी चीज डील करनी है, ताकि पेशेंट को पहले हम, लाइक होता है ना कि थ्रेटनिंग कंडीशन, एक थ्रेटनिंग कंडीशन होती है ना, ऑल ओवर जो उसका हिसाब होगा, जो भी मेडिकल कंडीशन ऑल ओवर जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें से पहला क्या कंडीशन एलिमिनेट करेंगे या रिड्यूस करेंगे कि पेशेंट को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए, देन हम फर्दर की चीजें डील करें। तो वो होता है आपका सेटिंग प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज में क्या है कि आपके पास जो भी कंडीशन, उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें जैसे दिया है, डिसाइडिंग विच नर्सिंग डायग्नोसिस रिक्वायर फर्स्ट अटेंशन। अब जैसे हमने बात करी, इसको फीवर भी है, तो अपने आपने क्या किया, इनफेक्टिव थर्मोरेगुलेशन। देन हमने बात करी इसको पेन है, उसको एक्यूट पेन का डायग्नोसिस हो गया। देन हमने बात की लाइक पेशेंट को एंजाइटी है फॉर एग्जांपल, तो एंजाइटी का हो गया। तो हमारे पास 3 डायग्नोसिस है हमारे फॉर्मुलेशन में है, बट हमें कौन सा पहले डिसाइड करना है कि हमें लाइक पहले एलिमिनेट या रिड्यूस करना है, दैट इज विच रिक्वायर्स दी फर्स्ट अटेंशन। तो हमारे पास सबसे पहले हमने ब्रीदिंग की बात करी थी, ठीक है, तो हमारा इनइफेक्टिव ब्रीदिंग या गैसेस एक्सचेंज जो भी है, ठीक है, उसका ब्रीदिंग पैटर्न, तो वो हो गया। तो हमारे पास पहला हमारा, अगर हम देखें प्रायोरिटी के हिसाब से, तो पहले ब्रीदिंग आएगा, देन पेन आएगा, एंड देन आपका इनइफेक्टिव थर्मोरेगुलेशन, देन फिर एंजाइटी। तो हमारे पास डायग्नोसिस, जो भी कंडीशन है, डायग्नोसिस की लिस्ट बना ली हमने, और उसके बाद हमने क्या करना है, उसको प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करना है कि किस कंडीशन को सबसे पहला अटेंशन चाहिए, ताकि पेशेंट की जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है या क्रिटिकल कंडीशन है वो रिवाइव हो सके, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे बता चुके हैं, तो उसमें जो हमारा रूल चलता है या आप कह सकते हो प्रिंसिपल चलता है, वो होता है हाई प्रायोरिटी टू लीस्ट प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी टू लीस्ट प्रायोरिटी मतलब जो भी कंडीशन हमें लगती है कि ये इसको पहले हमें एलिमिनेट करना चाहिए, तब पेशेंट का कंडीशन स्टेबल होगा, तो वो हमारा हाई प्रायोरिटी। और फिर हमें लगता है जो एंड में है कि हाँ इसको हम आराम से भी, या हम कुछ टाइम करने के बाद, कुछ टाइम लेने के बाद भी हम इसको डील कर सकते हैं, तो वो हो गया हमारा लीस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लानिंग में सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे हमने प्रायोरिटी सेट कर ली कि हाँ हमें पहले क्या करना है कि हमें ब्रीदिंग पैटर्न को सही करना है, ठीक है, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, इरेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न है, तो हमें इसको सही करना है। तो अब हमारा क्या है, गोल एस्टैब्लिश करना है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग गोल हमारा क्या होगा कि हमारा जो भी इरेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न या जो इनफेक्टिव पेशेंट का ब्रीदिंग गैसेस एक्सचेंज है, ठीक है, उसका इनफेक्टिव गैसेस एक्सचेंज है, तो हमें क्या करना है, उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है। मतलब कि आपका गोल होगा कि हमें ब्रीदिंग इंप्रूव करनी है पेशेंट की, आप कह सकते हैं उसकी रेस्पिरेशन को इंप्रूव करना है, वो हमारा गोल होगा। एस्टैब्लिशिंग गोल या एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है कि हमें एक गोल सेट करना है, डायग्नोस्टिक जो प्रायोरिटाइज किया है अपने डायग्नोसिस, उसके अकॉर्डिंग एक गोल सेट करना है कि हमें ये करना है, या फिर हमें इसके अकॉर्डिंग, इस गोल के अकॉर्डिंग हमें प्लान करनी है चीजें। तो वो हो गया आपका एक्सपेक्टेड आउटकम, मतलब हमें ये मिलेगा, या हम कह सकते हो ये हमें चाहिए ही चाहिए। पहले हमें ब्रीदिंग ही पहले सॉल्व आउट करनी है, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, देन हम फर्दर चीजों को डील करेंगे, ठीक। तो स्टैब्लिशिंग प्रायोरिटीज फॉर डिजायर्ड आउटकम, तो हमने प्रायोरिटीज सेट कर ली, उसके अकॉर्डिंग हम एक डिजायर्ड आउटकम या गोल भी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, फोकस्ड एक्शन फॉर इंटरवेंशन ऑफ इंटरवेंशन होगा, ठीक है, फोकस्ड एक्शन ऑफ इंटरवेंशन टू ब्रिंग चेंज इन पेशेंट्स बिहेवियर। हमारा क्या है, फोकस्ड एक्शन होगा, जैसे हमने गोल सेट किया, तो गोल सेट जो गोल होगा उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि एक फोकस्ड एक्शन है किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, जिसमें इंटरवेंशन इंक्लूड होंगे, ताकि पेशेंट के जो भी बिहेवियर, लाइक उसको फटीगनेस है, या फिर मान लीजिए हम ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पेशेंट के बिहेवियर में हम चेंजेस लाएं, मतलब उसकी ब्रीदिंग को हम इंप्रूव करें, ठीक है। टू डिटरमाइन दी प्रॉब्लम, ये क्या करता है, अगर हम एक्सपेक्टेड आउटकम की बात करें तो क्या करता है, हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम को, ठीक है। जैसे हमने गोल सेटअप किया, तो गोल सेटअप हम तभी करेंगे ना जब हमें प्रॉब्लम पता होगी, ठीक। तो ऑफ कोर्स ये कहाँ पे हमें हेल्प कर रहा है, प्रॉब्लम को पता करने में, डिटरमाइन करने में। गोल शुड बी रियलिस्टिक एंड पेशेंट सेंटर्ड। अब यहाँ पे 2 चीजें और बताइए कि रियलिस्टिक गोल सेटअप करना। अब ऐसा नहीं है कि अरे हम कुछ ऐसा गोल सेटअप कर दें या हम ऐसा कुछ गोल चूज कर लें
जो होना पॉसिबल ही नहीं है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो भी हम गोल लगा प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग गोल चूज कर रहे हैं तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए। पेशेंट सेंटर क्या होना चाहिए, मतलब पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग। अब जैसे हम गोल सेटअप कर रहे हैं कि हमें पेशेंट का पेन हटाना है, या आप कह सकते हो पेशेंट के पेन में रिलीव कराना है, हमारा ये गोल हमने सेटअप किया। क्या पता पेशेंट को पेन हो ही ना रहा हो, तो पेशेंट की नीड है ही नहीं उसकी, तो हमें पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग गोल को सेटअप करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड आउटकम। अब अगर हम गोल की बात करें तो गोल दो टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है और एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म गोल वो होते हैं जो किसी, हमें मालूम है कि अगर हम ये गोल सेटअप कर रहे हैं तो हमें एक कम टाइम में या कम ड्यूरेशन में, ठीक है, कम टाइम पीरियड में हमें ये गोल मिल जाएगा या हम अचीव कर लेंगे। जैसे जैसे हमारा पेन है, ठीक है, तो हम पेन का हमारा है कि हमें पेशेंट के पेन को रिड्यूस करना है, उससे उसको रिलीव कराना है, तो हम उसको प्रॉपर एनाल्जेसिक्स दे रहे हैं, पेन किलर्स दे रहे हैं, मसाज दे रहे हैं, तो हमें पता है कि थोड़े टाइम बाद वो सही हो जाएगा। तो वो आपका हो गया शॉर्ट टर्म गोल, क्या आपने एक डिजायर्ड गोल सेटअप किया फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। और एक लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है, जिसमें हमें मालूम है जैसे वुंड हीलिंग है, ठीक है, तो अगर आप जैसे वुंड हीलिंग है तो आपका गोल है कि हमें प्रॉपर केयर या जो भी हम इंटरवेंशन अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट के जो वुंड है, ठीक है, जो भी इंजरी है उसकी हीलिंग करानी है, ठीक है, अप्रोप्रिएट हीलिंग करानी है। ठीक है, आपका गोल है, लेकिन आपको मालूम है कि हीलिंग होने में आपका हफ्ते से 2 हफ्ते का टाइम जाता है। कोई भी इंजरी हो तो उसको हील होने में टाइम लगता है, वुंड हीलिंग में। ठीक है, तो वो हो गया आपका लॉन्ग टर्म गोल कि हमें कोई भी जो भी गोल सेटअप किया है तो कोई भी पर्टिकुलर एक्शन करने में या उसका कह सकते हो रिजल्ट आने में, ठीक है, उसका इवेल्युएशन करने में हमें एक लॉन्ग टाइम पीरियड का ड्यूरेशन लगेगा। दैट इज आपका लॉन्ग टर्म गोल। ना अगर हम थर्ड वाला बात करें तो हमारा थर्ड क्या होगा, जैसे हमने प्रायोरिटी सेट कर ली, गोल सेट कर लिया, अब ना हमारा क्या है कि उस गोल के अकॉर्डिंग हमें नर्सिंग स्ट्रैटेजीज क्या करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। मतलब जैसे हमने गोल लिया कि हमें पेशेंट का पेन रिड्यूस करना है, ठीक है, और हमारी प्रायोरिटी पे क्या थी, पेशेंट का पेन, पेशेंट को पेन हो रहा है, ये हमारी प्रायोरिटी पे है, और हमें उसका पेशेंट का जो भी जिस भी पर्टिकुलर आपके स्पेसिफाइड एरिया में पेन है उसको हमें रिड्यूस करना है, पेशेंट को रिलीव कराना है। ठीक, तो यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज अप्लाई करेंगे कि हाँ हम मसाज देंगे या हम एनाल्जेसिक्स देंगे, पेन किलर्स देंगे, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे हम क्या है कि सेलेक्टेड एक्शन दैट इनेबल अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड आउटकम या गोल। तो जो भी डिजायर्ड आउटकम या गोल है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ सेलेक्टेड एक्शंस करते हैं ताकि हम उस गोल को या उस डिजायर्ड आउटकम को हम क्या करें, अचीव कर पाए। मतलब कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड एक्शन, जैसे हमारा पेन था गोल कि पेन को रिड्यूस करना है, तो हम गोल के पर्टिकुलर एक्शन जो भी पेन से रिलेटेड होंगे, ठीक है, हमारा गोल पेन था तो उसके रिलेटेड में पर्टिकुलर एक्शंस करेंगे। जैसे हमने बताया कि हम पेन किलर्स देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, पेशेंट को मसाज देंगे, डाइवर्शनल थेरेपी देंगे, ठीक है, रेस्ट एंड स्लीप देंगे। तो हमें क्या होगा, पेशेंट में जो भी पेन की कंडीशन है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलेगा, कह सकते हो बेटरमेंट देखने को मिलेगा। तो वही है कि सिलेक्टेड एक्शंस करने हैं ताकि हम गोल को अचीव कर पाए। ठीक, दीज सिलेक्टेड एक्शंस आर आल्सो नोन एज नर्सिंग इंटरवेंशंस। इनको हम क्या कहते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशंस कहते हैं। जो भी सिलेक्टेड एक्शंस हम यूज कर रहे हैं, जो स्किल्स हम यूज कर रहे हैं, उनको हम नर्सिंग इंटरवेंशंस कहते हैं। ठीक है, इंटरवेंशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, उसमें कंफ्यूज मत होना। इंटरवेंशंस आपके होते हैं कि आप कौन सी प्रैक्टिसेस अप्लाई कर रहे हो, कौन से स्किल्स अप्लाई कर रहे हो, कौन से टाइप ऑफ नॉलेज और स्किल को कंबाइन कर रहे हो आप, ठीक है, कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन मीन्स आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है, मीन्स आप पेशेंट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। इंटरवेंशन कि आप प्लान कर रहे हो कि हाँ हम ये चीज इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। स्ट्रेटेजीज फोकस ऑन एलिमिनेटिंग, अच्छा जो स्ट्रेटेजीज होती है किसका, उस पर फोकस क्या होता है उनका, स्ट्रेटेजीज का कि एलिमिनेट करना है या फिर रिड्यूस करना है जो भी इटियोलॉजी होगी। अब जैसे मान लीजिए हमें जैसे हमने पेन की बात करी, तो पेशेंट को पर्टिकुलर स्पेसिफाइड रीजन में अगर पेन हो रहा है तो हमें मालूम है कोई ना कोई कंडीशन होगी, चोट लगी होगी या कोई इंजरी हुई होगी, ठीक है, या कोई अदर कंडीशन होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन को अगर हम हटा देंगे, जिस कंडीशन से पेन हो रहा है एलिमिनेट कर दें या रिड्यूस कर दें, तो ऑटोमेटिक पेन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो फोकस क्या करता है स्ट्रेटेजीज, एलिमिनेटिंग एंड रिड्यूसिंग द एटियोलॉजी ऑफ कंडीशन। जो भी कंडीशन होगी उसको हम उसके एटियोलॉजी को मींस कॉज को
क्या करेंगे, या तो एलिमिनेट करेंगे या फिर रेड्यूस कर देंगे। तो ये हो गया आपका नर्सिंग स्ट्रैटेजीज को आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, मीन्स प्रॉपरली एक हायरार्की से सेलेक्ट करोगे कि हाँ हमें ये करना है, और फिर हमें पता है कि अगर हम ये सारी चीजें कर देंगे तो पेन रिलीव हो जाएगा। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग हम, जैसे हमने सेलेक्ट कर ली स्ट्रैटेजीज, अब उसके अकॉर्डिंग हमें क्या फॉर्म करना है, एनसीपी। एनसीपी इज नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है, एनसीपी क्या है आपका, नर्सिंग केयर प्लान। तो नर्सिंग केयर प्लान आपका क्या होता है, रिटन केयर प्लान होता है, रिटन फॉर्मेट होता है। ठीक है, जिसमें आप क्या क्या सारी चीजें आप इंक्लूड करते हो, आपका असेसमेंट भी, आपका गोल भी, आपका डायग्नोसिस भी, प्लानिंग, आपका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आप जो भी इम्प्लीमेंट करने वाले हो, एंड देन इवेल्युएशन। ठीक, तो रिटन केयर प्लान होता है, इसमें आपका लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल दोनों होते हैं। ठीक है, आपके जो भी आउटकम होंगे, जो भी अचीव्ड आउटकम होंगे वो भी आप लिखोगे, और इवेल्युएशन भी लिखोगे, जो आपने केयर या इम्प्लीमेंट की है। ठीक है, जो आपने स्ट्रेटेजीज इम्प्लीमेंट की है वो भी, उसका इवेल्युएशन भी आप उसमें एडअप करोगे, दैट इज रिटन केयर प्लान। अब रिटन केयर प्लान आपका, या फिर आप कह सकते हो एनसीपी कितने टाइप्स की होती है, तो वो होती है 5 टाइप की। पहली होती है आपका स्टूडेंट केयर प्लान। ठीक है, तो स्टूडेंट केयर प्लान वो होता है जो स्टूडेंट फॉर्मुलेट करता है। ठीक है, स्टूडेंट फॉर्मुलेट करते हैं, लाइक मींस आपके जैसे प्रैक्टिस बेसिस भी, जैसे प्रैक्टिस करना होता है स्टूडेंट्स को कि हम केयर प्लान कैसे मींस लिखेंगे आगे एज अ नर्स, फ्यूचर नर्स। ठीक है, तो वो स्टूडेंट केयर प्लान होता है। स्टूडेंट केयर प्लान मींस प्रैक्टिस केयर प्लान। ठीक, इंस्टीट्यूशनल मतलब पर्टिकुलर आपका जो भी लाइक बोर्ड में जो भी आपके लिख रहे हैं, ठीक, आपके नर्सिंग स्टाफ्स लिख रहे हैं एनसीपी। ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान, तो वो हो गया आपका इंस्टीट्यूशनल, मतलब पर्टिकुलर हॉस्पिटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग या हॉस्पिटल सेटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन कंप्यूटराइज्ड आपका डिजिटल फॉर्मेट में होता है। स्टैंडर्डाइज आपका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, लाइक आपका नंदा, जैसे हमने बात करी थी कि आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट वो इंट्रोड्यूस करता है या अप्लाई करता है, तो वो हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड केयर प्लान हम बना रहे हैं। नर्सिंग केयर प्लान होता है, मेडिकल केयर प्लान होता है। ठीक है, दैट इज आपका स्टैंडर्डाइज। ठीक, एंड कम्युनिटी बेस पर हम क्या बात करते हैं, तो कम्युनिटी में कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर आप केयर प्लान फॉर्म कर रहे हो, एक कम्युनिटी के कंडीशन के अकॉर्डिंग आप फॉर्म कर रहे हो, दैट इज आपका कम्युनिटी बेस्ड केयर प्लान। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आपका प्लानिंग। नाउ हम बात करते हैं आपका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो जो आपका सेकंड लास्ट कंपोनेंट, या फिर आप कह सकते हो आपका फिफ्थ कंपोनेंट है, सॉरी फोर्थ कंपोनेंट है, वो है आपका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन, जैसे हमने बताया था, इंटरवेंशन और इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस ये है कि इम्प्लीमेंटेशन आपका है इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, जो भी केयर है, जो भी आपने प्लान किया है, जो भी आपने प्रोसीजर्स मींस आपने फॉर्मुलेट किए हैं, आप उसको प्लान कर रहे हो आप पेशेंट पे करने के लिए, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। और इंटरवेंशन है कि प्लान कर रहे हो आप कि आप कौन सा केयर अप्लाई करोगे। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन नॉर्मल टर्म्स में एप्लीकेशन ऑफ आपका जो भी केयर या प्रोसीजर है ऑन द पेशेंट, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट इंटरैक्ट ऑल नर्सिंग प्रोसेस आपका। ठीक है, ये कैसा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन को कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों बोला गया है, क्योंकि पहले आपने डेटा असेस किया, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, डायग्नोसिस फॉर्मुलेट कर लिया, आपने प्रायोरिटी सेट कर ली, आपने गोल बना लिया, और आप गोल के अकॉर्डिंग आपने प्लानिंग भी कर ली। ठीक है, कि हमें ये करना है, हमें ये केयर या प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, अब उनको अप्लाई करने हैं और करना है मींस आप उसको आप कर रहे हो ऑन द पेशेंट। ठीक है, इन प्रैक्टिकल फॉर्म। ठीक, आप मान लीजिए आपका था प्लान, आपने प्लान किया कि आपको पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग देनी है इन फीवर। ठीक है, आपका जो भी सिचुएशन है, मींस मान लीजिए आपका फीवर का सिचुएशन है और आपने प्लान किया कि आपको कोल्ड स्पंजिंग देनी है। अब इम्प्लीमेंटेशन है कि आप कैसे एक स्टैंडर्ड वे को यूज करते हुए इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मतलब कोल्ड स्पंजिंग कर रहे हो। ठीक है, कोल्ड स्पंजिंग को अप्लाई कर रहे हो ऑन द पेशेंट, दैट इज आपका इम्प्लीमेंटेशन। इसीलिए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि आप प्रॉपर एक असेसमेंट के थ्रू, डायग्नोस्टिक के थ्रू, देन आपका गोल एंड प्लानिंग के थ्रू आप उस चीजों को फॉर्मुलेट कर रहे हो और देन आप पेशेंट पे अप्लाई कर रहे हो। आप डायरेक्टली कोई भी प्रोसीजर या कोई भी केयर पेशेंट पर अप्लाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इंटरैक्ट ऑल दी नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, तो जो भी नर्सिंग प्रोसीजर्स हैं, जो भी नर्सिंग प्रोसेसेस हैं, ठीक है, आपके असेसमेंट हो गया, डायग्नोस्टिक, प्लानिंग, इन सब को आप पहले फॉर्मुलेट एनालाइज कर चुके हो एंड देन आप उस चीज को
implement कर रहे हो on the patient. Nurse carry out interventions to change in patient to bring change in patient's behavior. ठीक है, क्या इसमें क्या बताया गया है कि नर्स क्या करती हैं, आपका इंटरवेंशंस को, जो भी आपने प्लान किया, इंटरवेंशंस मींस जो अभी आपने प्लानिंग की, स्ट्रेटजीज जो प्लान करी हैं, जो भी इंटरवेंशंस आपने फॉर्मुलेट की हैं एज पर प्रायोरिटी, कि आप पहले कोल्ड स्पंजिंग देंगे, देन आप एंटीपायरेटिक्स देंगे, देन आप पेशेंट को रेस्ट एंड स्लीप देंगे, ठीक है, जो भी है, एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो भी आपने हायरार्की के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंटरवेंशंस फॉर्मुलेट किए हैं, उसको आप अप्लाई करोगे, कैरी आउट इंटरवेंशंस टू ब्रिंग चेंज इन पेशेंट्स बिहेवियर। क्यों अप्लाई करोगे? ताकि हम पेशेंट की कंडीशन, उसके बिहेवियर में चेंजेस ला सके, मतलब पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव कर सके, या जो भी हमें सिचुएशन दिख रही है उसको हम एलिमिनेट या फिर रिड्यूस कर सके। ठीक, इंटरवेंशंस आर ऑर्गेनाइज्ड प्रोटोकॉल्स एंड क्लिनिकल गाइडलाइंस। इंटरवेंशंस को क्या कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं ऑर्गेनाइज्ड कि हाँ हमें ये करना है, तो पेशेंट को हम इस हिसाब से रिलीव और क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको ट्रीट कर सकते हैं, केयर प्रोवाइड करना ऑल ओवर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज प्रोटोकॉल्स होते हैं और क्लिनिकल गाइडलाइंस होती हैं, जिसमें हम नर्सिंग प्रैक्टिसेस को, जिन इन प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस को हम कैसे यूज करते हैं एज अ नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एज अ नर्सिंग केयर, जिसमें हम डिजायर्ड गोल, जैसे हमारा गोल डिजायर्ड क्या था कि पेशेंट को अगर फीवर है तो हमें उसका जो भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है बॉडी टेम्परेचर उसको नॉर्मलाइज करना है, ठीक है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आना है, ठीक है। तो जो हमने डिजायर्ड गोल थे हमारे, उसको हम अचीव करेंगे थ्रू आवर नर्सिंग केयर, ठीक है, जो भी हमने प्रोटोकॉल्स या गाइडलाइन से रिसीव किए हैं, मींस आप कह सकते हो फॉर्मुलेट किए हैं, ठीक है, दैट इज इंटरवेंशन। अब इट होल्ड्स अ स्पेसिफाइड केयर एंड प्रोसीजर टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन पेशेंट। इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन क्या है आपके कि एक स्पेसिफाइड केयर या प्रोसीजर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें एक स्पेसिफाइड केयर या प्रोसीजर जो कि आप पेशेंट पर इम्प्लीमेंट करते हो ताकि पेशेंट की कंडीशन में आप चेंजेस ला सको, या आप कह सकते हो कि उस जो भी कंडीशन हमें मिली है, लाइक पेन हो गया, फीवर हो गया, वो या व्हाटएवर जो भी कंडीशन है उसमें हम रिलीफ पेशेंट को प्रोवाइड कर सके थ्रू नर्सिंग केयर, ठीक है। तो अब इम्प्लीमेंटेशन इंटरवेंशन आपको समझ में आ गया। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि आप इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हो ऑन पेशेंट, मतलब आप नर्सिंग स्ट्रेटेजीज या नर्सिंग केयर को पेशेंट के ऊपर अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल एंड गाइडलाइंस के या हायरार्की के ऑर्डर के हिसाब से पेशेंट पर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मींस अप्लाई कर रहे हो, और उसी इंटरवेंशन के एप्लीकेशन को ऑन द पेशेंट, ठीक है, इंटरवेंशन जो ऑर्डर ऑफ इंटरवेंशन आपने बनाए थे उसके एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसमें प्रोसेस की कि अगर हम इम्प्लीमेंटेशन जो कर रहे हैं वो किस प्रोसेस में करेंगे, तो आपका है कि रीअसेस, रिव्यू, ऑर्गेनाइज, परफॉर्म एंड एंटिसिपेट कॉम्प्लिकेशंस। इन हम 5 स्टेप्स में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट की कंडीशन को रीअसेस करेंगे कि जैसे हमें कंडीशन या हमें असेसमेंट मिला है कि पेशेंट को पेन है, तो हम वापस से जब भी चीजें हम प्लान आउट कर चुके हैं सब कुछ है, लेकिन हम वापस से रीअसेस करेंगे कि हाँ अभी भी पेन है, या लाइक जब तक हम फॉर्मुलेट किए हैं कहीं ऐसा तो नहीं उस जो कंडीशन हमने असेस की थी पहले, जो हमने डेटा असेस किया था पहले डेटा असेसमेंट के थ्रू, तो उससे वो कंडीशन सीवियर हो गई हो या कम हो गई हो, तो हम उसके अकॉर्डिंग वापस से क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना होता है, रीअसेस करना होता है, ठीक है। तो रीअसेस करेंगे पेशेंट की कंडीशन को, देन हम रिव्यू करेंगे, जैसे हमने बोला ना रिव्यू की हमें पता करना, तो वही है कि एनालाइज करेंगे कि जो भी कंडीशन हमें मिली थी वो वैसी की वैसी ही है, तो जो भी हमने प्लानिंग करी है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन ऑर्गेनाइज करेंगे। अब ऑर्गेनाइज यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें चीजें चाहिए होती है, लाइक हमने कंडीशन चुनी थी फीवर, ठीक है, तो हमने प्लान आउट किया कि हमें ये हायरार्की है कि हमें पहले स्पंजिंग देनी है, फिर एंटीपायरेटिक्स देनी है, फिर रेस्ट एंड स्लीप, मान लीजिए, ठीक है, तो ये था। तो अब हमें ऑर्गेनाइज क्या करना है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग पहले कोल्ड स्पंजिंग है, तो कोल्ड स्पंजिंग में रिक्वायर्ड आर्टिकल्स, आपके इक्विपमेंट्स, आपका एनवायरमेंटल चेंजेस, सब कुछ आपको क्या करना, ऑर्गेनाइज करना है कि हमें अच्छा कोल्ड स्पंजिंग के लिए ये इक्विपमेंट चाहिए, ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना है हमें, या हमारा ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ऐसी ऐसी स्टेप्स हैं, तो सारी चीजें हमें ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है। तो वो हो गया आपका ऑर्गेनाइज कि आपका जो भी पर्टिकुलर इंटरवेंशन आप अप्लाई करने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें मींस आपका इक्विपमेंट, आपका कंडीशन, एनवायरमेंट, सब कुछ आपको ऑर्गेनाइज करना होगा, मींस सेटअप करना है। देन परफॉर्म करना है,
देन आपका जो भी इंटरवेंशन है, जो भी आपने प्लान इंटरवेंशन करने का सोचा है वो आप परफॉर्म करोगे। फिर आपका एंड में परफॉर्म करने के बाद आप एंटिसिपेट करोगे, मीन्स आप चेक करोगे या आप कह सकते हो रीवैल्यूएट करोगे कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोई भी रिस्क तो अराइज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आप करोगे इम्प्लीमेंटेशन में। इम्प्लीमेंटेशन आपका ऑल ओवर खत्म है कि या आप एक समरी फॉर्म में कर सकते हो कि आपका जो भी प्लानिंग में आपने इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज जो आपने फॉर्मुलेट की थी हायरार्की के अकॉर्डिंग, आप उसको पर्टिकुलरली उसी हायरार्की में पेशेंट पर अप्लाई कर रहे हो, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, दैट्स इट। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन अब नॉर्मली जो भी हमने चीजें करी हैं, ठीक है, मान लीजिए डेटा सेट किया, डायग्नोस्टिक फॉर्म किया, गोल सेटअप कर लिया, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग्स कर ली, प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग जो भी था हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। अब इतना कुछ कर दिया है तो ऑफकोर्स हमें ये तो चेक करना होगा ना कि हमने जितना कुछ किया है पेशेंट के ऊपर या पेशेंट की कंडीशन के साथ, तो उसका इवैल्यूएशन क्या आया है, उसका रिजल्ट क्या आया है, दैट इज इवैल्यूएशन, सिंपल। ठीक है, तो इवैल्यूएशन क्या है, एक लास्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें हम जज करते हैं अटेन्ड गोल की, मतलब हमें क्या मिला है, इतना इंटरवेंशन हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है, इतनी स्ट्रेटेजीज या केयर हमने प्लान करी और उसको अप्लाई भी कर दिया, लेकिन उस एप्लीकेशन का हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, क्या, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने फीवर का इंटरवेंशन किया था, ठीक है, इंटरवेंशन क्या था हमारा, कोल्ड स्पंजिंग, वो हमने पेशेंट पर इम्प्लीमेंट कर दिया, हमने अप्लाई किया, कोल्ड स्पंजिंग कर दी, तो क्या उस कोल्ड स्पंजिंग का या उस इंटरवेंशन का हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिला है, या हमें उस इंटरवेंशन का जो भी रिजल्ट था वो नेगेटिव मिला है, ये हमें देखना है। मतलब हमें क्या गोल मिला है, हमारा डिजायर्ड गोल था कि हमें फीवर कम करना है, लेकिन हमें सब कुछ करने के बाद मिला क्या है, दैट इज इवैल्यूएशन। ठीक है, तो कंपोनेंट विच जज दी अटेन्ड गोल, मतलब जो हमें गोल मिला है या आप कह सकते हो जो रिजल्ट हमें मिला है एज पर डिजायर्ड आउटकम। हमारा डिजायर्ड आउटकम क्या था, फीवर कम करना है, तो क्या वो हमें गोल अचीव हो चुका है या नहीं, हमने उस गोल को अटेन किया है या नहीं, दैट इज इवैल्यूएशन। इट मेक्स कंपैरिजन ऑफ इनिशियल पेशेंट स्टेटस, मतलब क्या है कि हम इनिशियल पेशेंट की स्टेटस का कंपैरिजन करते हैं कि अच्छा हमें, हमारे पास जब पेशेंट पहले आया था, हमने डेटा जब असेस किया था तो पेशेंट में हमें फाइंडिंग्स मिली थी कि फीवर है। अब हमने सब कुछ कर दिया इम्प्लीमेंटेशन तक, प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, अब हमें करने के बाद पेशेंट के फीवर में कोई कह सकते हो कि रिलीफ मिला है या नहीं, पेशेंट का फीवर कम हुआ है या नहीं। ठीक है, तो वो हमें क्या करना है, इनिशियल पेशेंट के स्टेटस को हमें कंपेयर करना है आपके इम्प्लीमेंटेड जो इम्प्लीमेंट कर चुके हो आप, वो उस केयर स्टेटस को, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के बाद के स्टेटस को हमें कंपेयर करना है आपके इनिशियल फेज से, कि हमें जब इनिशियल में पेशेंट मिला था या पेशेंट जब हमारे पास आया था तो उसको ये कंडीशन थी और फिर हमने केयर अप्लाई कर दिया है, नाउ अब पेशेंट का क्या स्टेटस है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ड्रॉ कंक्लूजन एज पर, मतलब इसमें क्या है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन हमने किया है तो उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, कंक्लूजन से ही, कि हाँ अच्छा हमने कोल्ड स्पंजिंग की थी तो हमें ये रिजल्ट मिला, हमने एंटीपायरेटिक्स दी थी तो हमें ये रिजल्ट मिला, तो कंक्लूजन हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कंक्लूजन जब बनाएंगे तो हम कंक्लूजन किस बेसिस पे बनाएंगे, पहला पेशेंट के रिस्पॉन्स पर, कि पेशेंट ने केयर को कैसे रिस्पॉन्ड किया है, हम आपने लाइक कोल्ड स्पंजिंग की तो पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा था। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ गोल, कि क्या आपको कोल्ड स्पंजिंग से, जो कोल्ड स्पंजिंग करते क्यों है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो, तो क्या आपको वो मिला है, क्या वो गोल अचीव हुआ है। ठीक है, एनी न्यू अराइज प्रॉब्लम, हमें ये भी देखना होता है कि हमने जो केयर अप्लाई किया क्या उसकी वजह से कोई नई प्रॉब्लम आई तो नहीं है, ठीक है, कोई नई या रिस्क सिचुएशन आ गई हो। ठीक है, देन नेक्स्ट इज इफेक्टिव ऑफ केयर प्लान। अब हमें एंड में क्या देखना है, कंक्लूजन किस बेसिस पर ड्रॉ करनी है, कि हमने इतना कुछ जो किया है क्या वो इफेक्टिव रहा है। ठीक है, दैट इज इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन और ओवरऑल क्या है, हमें जितना भी हमने असेसमेंट कर लिया, डायग्नोसिस फॉर्म कर ली, उसके बाद जो हमने प्लानिंग करी, उस प्लानिंग को जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो उसके बाद हमें बस ये चेक करना होता है इवैल्यूएशन में, या कंक्लूड करना होता है कि पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा था, क्या हमारा जो गोल हमने सेटअप किया था वो हमें मिल गया है, या कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं अराइज है, या फिर जो हमने केयर अप्लाई किया है, ठीक है, उस वो इफेक्टिव था या नहीं।
ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इवैल्यूएशन। ठीक है, अब इवैल्यूएशन का हम टाइप्स की बात करते हैं, तो आपको बस ब्रीफली याद करना है क्योंकि इसका आपके सिलेबस में है नहीं, बस ब्रीफली आप समझ लीजिए कि इवैल्यूएशन होता क्या है। स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन वो होता है जैसे आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे हमने ऑर्गेनाइज किया हायरार्की से, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, प्रोसेस इवैल्यूएशन क्या होता है कि हम प्रोसेस के बीच में चीजों को इवैल्यूएट करते रहते हैं। लाइक हम अगर प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसमें बीच में इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि अच्छा कुछ अलग से तो कोई कंडीशन नहीं अराइज हो रही, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं अराइज हो रही, दैट इज आपका प्रोसेस इवैल्यूएशन। देन आउटकम इवैल्यूएशन, मतलब हमें ओवरऑल आउटकम क्या मिला है, ओवरऑल आउटकम जो हम करते हैं इसमें आपके इवैल्यूएशन में। देन ऑनगोइंग इवैल्यूएशन, मतलब हम प्रोसीजर के बीच में करते हैं, लाइक हम जैसे प्रोसीजर हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ऑनगोइंग में इवैल्यूएट करते रहते हैं कि हमें ठीक है, हाँ जो भी हम कंडीशन, लाइक हम एंटीपायरेटिक्स दे रहे हैं तो उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज ऑनगोइंग। इंटरमीडिएट आपके मींस सर्टेन, या इसमें इंटरमीडिएट में आप इजीली समझ सकते हो कि शॉर्ट टर्म जैसे हमारा गोल था, तो इंटरमीडिएट में इवैल्यूएशन क्या है, शॉर्ट टर्म इवैल्यूएशन का कहते हैं। ठीक है, आप पर्टिकुलर प्रोसीजर करने के बाद दूसरे प्रोसीजर को करने के बीच में, आपने एक प्रोसीजर कर दिया फिर दूसरा करने जा रहे हो, उसके बीच के टाइम ड्यूरेशन में जब आप इवैल्यूएट करते हो, दैट इज इंटरमीडिएट इवैल्यूएशन। देन टर्मिनल इवैल्यूएशन, टर्मिनल इवैल्यूएशन क्या होता है आपका ओवरऑल एंड इवैल्यूएशन, मतलब हमारा पर्टिकुलर प्रोसीजर खत्म होने के बाद एक इवैल्यूएशन आप करते हो, एक आउटकम निकालते हो कि हम जो भी कर रहे थे या जो भी हमने परफॉर्म किया है केयर, उसका रिजल्ट ये आया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड, प्रोसेस, आउटकम, ऑनगोइंग, इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल, वैसे आप बस ये टर्म्स याद कर लीजिए, बाकी इतना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन और नर्सिंग प्रोसेस। ओवरऑल आपके सारे कंपोनेंट्स कवर हो चुके हैं, क्रिटिकल थिंकिंग पहले कर ली थी हमने, तो ये हो गया है यूनिट आपका खत्म। हाँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस को लिखते कैसे हैं या नर्सिंग केयर प्लान को फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, तो एक प्रोसीजर के थ्रू हम उसको समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं आपका नर्सिंग प्रोसेस या आप कह सकते हो नर्सिंग केयर प्लान। तो जैसे हमने बात की कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि ऑल ओवर नर्सिंग प्रोसेस को हम फॉर्मुलेट करेंगे कैसे, या आप कह सकते हो उसको ऑर्गेनाइज रिटन फॉर्म में कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने बात करी थी नर्सिंग प्रोसेस में 5 एलिमेंट के, जो थे आपके असेसमेंट, ठीक है, देन आपका था नर्सिंग डायग्नोसिस, देन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। फिर एडिशन में हमने बात की थी गोल की एंड आपके रैशनल की। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका जो नर्सिंग प्रोसेस जब आप फॉर्मुलेट करते हो, आपके नर्सिंग केयर प्लान आप जब बनाते हो, तो उसमें हमने जितनी भी चीजें डिस्कस की थी, आपके असेसमेंट, नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, तो इनमें जितने भी चीजें हमने पढ़ी थी, उनके प्रिंसिपल्स, उनके टाइप्स, ठीक है, या आप कह सकते हो उनका जो भी ऑर्गेनाइज फॉर्म करने का प्रोसेस था, आप कह सकते हो एक प्रोसेस पढ़ा था ना कि हमें ऐसे फॉर्मुलेट करनी, तो वो चीजें हमें इन सब को कह सकते हो कि इंक्लूड करनी है एक टेबल फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में, जो कि आपका केयर प्लान होता है। आपका फॉर्मेट यही होता है। ठीक है, 2 टाइप के फॉर्मेट आप पढ़ोगे, 2 टाइप का फॉर्मेट ऐसा होता है, ये फॉर्मेट जो आप बोर्ड पर देख रहे हो वो होता है आप जब क्लिनिकल बेसिस पर काम करते हो या आप हॉस्पिटल सेटिंग्स में काम कर रहे हो। ठीक है, तो आपको एक रनिंग फॉर्मेट या रनिंग केयर प्लान, जो आप एक स्टूडेंट केयर प्लान जैसे हम बात करते हैं, तो आप फॉर्मुलेट करते हो, दैट इज नर्सिंग केयर प्लान। जो बुक्स में आप पढ़ते हो उसमें आप एक चीज देखते होगे, यहाँ लिखा होगा इंटरवेंशन, यहाँ पे लिखा होगा इंटरवेंशन, बुक्स में आपने ये देखा होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरवेंशन का जो नर्सिंग केयर प्लान आप जब देखते हो इंटरवेंशन के लिए, तो वो आपका दिया जाता है मींस उस चीज के लिए कि आप इसको कभी फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करोगे या इम्प्लाई करोगे, और ये आपका ऑन द करेंट सिचुएशन पे जो बनता है वो होता है नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है, दिस टाइप ऑफ नर्सिंग केयर प्लान जिसमें हम 7 चीजों के बारे में बात करते हैं, वो आपका करेंट सिचुएशन पे होता है। और बुक्स में जो आपका प्लानिंग विद इंटरवेंशन होता है, ठीक है, वहां पे इवैल्यूएशन नहीं होता है, वहां पे इवैल्यूएशन नहीं होता है, और असेसमेंट में आपका सब्जेक्टिव डेटा नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो एनसीपी होता है, जो सेकंड फॉर्म ऑफ एनसीपी है, उसमें क्या है कि वो बुक्स में दिया होता है, या इसलिए होता है कि हम उसको फ्यूचर में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, या आप कह सकते हो वो एक प्रैक्टिस बेसिस पर है, लेकिन जो हम इस केयर प्लान की बात कर रहे हैं, जो रनिंग केयर प्लान है, ये आप करंट सिचुएशन पर फॉर्मुलेट करते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे केयर प्लान लिखा हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर जैसे हम बात करते हैं कि
हाँ, नर्सिंग प्रोसेस में तो हम पेशेंट हमारे पास आया, ठीक, तो पेशेंट आया हमारे पास, तो सबसे पहले पेशेंट से हम पूछेंगे ना कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, तो वो हम पहले लिखते हैं आपके सब्जेक्टिव डेटा में। सब्जेक्टिव हमने बात करी थी ना, सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है, जो पेशेंट आपको बताता है, ठीक है, जो पेशेंट के साइड से आपको डेटा मिलता है, दैट इज सब्जेक्टिव डेटा, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पेशेंट ने कंप्लेन किया है एब्डोमिनल पेन के लिए, हमारे पेशेंट ने बात करी है एब्डोमिनल पेन के लिए कि उसको एब्डोमिनल पेन है, ठीक। तो आपका असेसमेंट क्या हो गया कि आपको एब्डोमिनल पेन पेशेंट ने बताया एज अ सब्जेक्टिव डेटा, ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक। सब्जेक्टिव डेटा में मिल गया एब्डोमिनल पेन, तो हमने यहाँ लिख दिया पेशेंट कंप्लेन्स फॉर एब्डोमिनल पेन, ये हमारा हो गया सब्जेक्टिव डेटा। अब हम दूसरा डेटा भी कलेक्ट करते हैं जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या था, जो हम ऑब्जर्व करते हैं अपने साइड से, ठीक है, जो हमें दिख रहा है, जो पेशेंट आपको नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन ऑब्जर्वेशन पेशेंट इज नोटेड विथ, जो हमने ऑब्जर्व किया क्या कि टेंडरनेस है उसके एब्डोमेन में, ठीक है, टेंडरनेस इन एब्डोमिनल रीजन, आप एब्डोमिनल रीजन भी स्पेसिफाई कर सकते हो अगर आपका है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ एपिगैस्ट्रिक रीजन है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में है या अदर है, ठीक है, तो आप वो भी आप इसमें एड अप कर सकते हो ब्रैकेट में कौन सा रीजन है, ठीक। विथ असेसमेंट फॉर पेन वाया पेन स्केल, जो भी हम और जैसे इन्होंने बात करी थी पेन के लिए, तो वो पेन हमने कैसे असेस किया, ये तो पेशेंट ने बताया उसको पेन है, लेकिन हमने कैसे असेस किया वो हमें लिखना है। तो हमने पेन असेस किया था पेन स्केल के वाया, ठीक है। पेन स्केल आपका जैसे फेशियल एनालॉग स्केल होता है, विजुअल एनालॉग स्केल, सॉरी बस स्केल, ठीक है, बस स्केल आपने सुना होगा, दैट इज विजुअल एनालॉग स्केल। तो वहां पे आपका स्केलिंग मेथड होता है, वहां पे कुछ फेसेस बने होते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो आप पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग वहां पे आप स्कोरिंग देते हो, तो आपको जो भी स्कोर मिलेगा वहां यहाँ पर ब्रैकेट में ऐड करोगे, ठीक। तो ये हो गया आपका असेसमेंट फॉर्म। नाउ हम बात करते हैं आपका नर्सिंग डायग्नोसिस, अब आपको लिखना है, तो हमें पता है कि हमें असेसमेंट में ऑल ओवर क्या मिला है, मेनली पेन। तो पेन आपका पहली चीज आपको नंदा के डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि पेन एक्यूट फॉर्म में है या क्रॉनिक फॉर्म में है। एक्यूट मतलब जो आपका 1 to 2 डेज से है, ठीक है, कुछ आवर्स का है, ठीक, ये है। तो और क्रॉनिक है कि आपका ऑलमोस्ट वीक के अबव है, ठीक है, दैट इज आपका क्रॉनिक। तो अगर यहाँ पे एक्यूट पेन आपको, जैसे हमें एक्यूट पेन मिला कि हाँ 2 से 3 दिन से उनको पेन हो रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्यूट पेन एज पर नंदा डायग्नोसिस, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। फिर हमें लिखना होता है रिलेटेड टू, जैसे कि हमने बात करा था, हमें क्या दिखाने के लिए रिलेटेड टू लिखना होता है, एटियोलॉजी, ठीक है। तो हमें क्या, हमें यहाँ पे अब एटियोलॉजी स्पेसिफाई नहीं है, तो यहाँ पे हमें जो अभी मिला है वो है हमारा टेंडरनेस एंड डिस्टेंशन, तो हमारा एटियोलॉजी अभी वही है, तो हम यहाँ पे लिख दिया रिलेटेड टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन, उसकी वजह से उनको पेन हो रहा है। और हमने एविडेंस कैसे बनाया, एज एविडेंस बाय, मतलब हमने लास्ट में एविडेंस कैसे बनाया, ये आप कह सकते हो हम कैसे स्पेसिफाई कर रहे हैं, पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से या फिर पेन स्केल के मेथड से, ठीक है, या फिर पेन स्केल के मेथड से। तो हमने यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या लिखना होता है, हमने जैसे पढ़ा था प्लानिंग करते वक्त कि हमें पहले गोल स्पेसिफाई करने होता है, हमें पहले प्रायोरिटी सेट करनी होती है, फिर गोल बनाना होता है। तो हमारी प्रायोरिटी ऑलरेडी सेट है कि हमारे पेन पे बात करनी है, ठीक। तो प्रायोरिटी में पेन में तो गोल हम सेटअप कर रहे हैं क्या कि हमें जो पेशेंट का एक्यूट पेन है उसको रिलीव कराना है। तो स्टेटमेंट क्या हमने बनाई है, द एक्यूट पेन विल बी रिलीव्ड अप टू सम एक्सटेंट। आप पूरी तरीके से पेन को तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लिखते हैं द एक्यूट पेन विल बी रिलीव्ड अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है। या आपका जो अदर जो मींस स्टेटमेंट होता है, जैसे बुक में दिया होता है कि विल बी रिड्यूस्ड, या फिर आप जो भी आप देखते हो स्टेटमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हुए लिखना है कि जो भी आपके पास जैसे नर्सिंग डायग्नोसिस मिली है, ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि वहां पे एट अ टाइम सिचुएशन पर क्या स्टेटमेंट फॉर्म हो सकती है। लेकिन हमेशा याद रखना कि जब भी आप गोल लिखते हो तो पहले आप प्रायोरिटी को लिखते हो, ठीक है, आप हमेशा पहले प्रायोरिटी को लिखोगे, देन फिर आगे आप लिखोगे। अच्छा, ये अप टू सम एक्सटेंट जो होगा, ये आप मींस प्रिडिक्ट कर रहे हो ना कि आप ये करोगे, आपका गोल ये है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट फॉर्म करिए। ना हम बात करते हैं प्लानिंग की, अब आप क्या लिखोगे, प्लानिंग। तो प्लानिंग में हम जैसे बात करी थी कि हमें क्या करना है, स्ट्रेटेजीज जो होती हैं हायरार्की के अकॉर्डिंग हमें देखनी होती है, फॉर्मुलेट करनी होती है। तो उसमें हमने आपके प्रोसेस में बात करी थी, तो पहला हमें प्राइमरी प्रोसेस में हमें पहले क्या करना है, रीअसेस करना है, ठीक है, देन रिव्यू करना है, ठीक है, तो ये चीजें है ना, तो हमें पहले क्या करना है, रीअसेस करना है। तो हम यहाँ पहले असेस करेंगे कि जो हमें कंडीशन मिल रही है वो है या नहीं है, या जो भी हमें सिचुएशन है वो हम
किस लेवल पर है वो देखेंगे। तो पहले हमें आ रहा है क्या आएगा, असेस द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट। और ओवर जनरल कंडीशन हम पहले असेस करेंगे कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हमने असेस किया, हमें जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज असेस्ड। हमने असेसमेंट पहले प्लानिंग करी थी, फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। प्लानिंग में क्या था कि जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट को हमें जो भी है वो असेस करना है। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट इज असेस्ड, मतलब हम कर चुके हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे तो हमने प्लान किया था कि हम असेस करेंगे, फिर हमने यहाँ पे असेस कर लिया। अब इसमें आपको चीजें क्या एडअप करनी है कि आप असेसमेंट में जो आपने असेसमेंट करी है, ठीक है, लाइक आपने फिजिकल असेसमेंट करी है या आपने अदर जो भी असेसमेंट करी है, डेटा कलेक्ट किया है, तो आपको क्या मिला है तो वो आपको यहाँ पे एडअप करना है। मतलब जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट इज असेस्ड, जैसे हमने असेस किया वाइटल साइन, ठीक है, तो वाइटल्स जो आपके वाइटल साइन असेस किए हैं, तो वाइटल साइन असेस्ड एज TPR आप लिखिए, जो भी आपको वैल्यू मिल रही है वो आप लिखिए। आप वाइटल साइंस में ब्लड प्रेशर असेस कर रहे हो तो वो लिखिए। पेन स्केल, अगर आप पेन असेस कर रहे हो पेन स्केल के द्वारा, ठीक है, तो आप वो वैल्यू लिखिए। आपको ऑल ओवर पूरा वैल्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में यही चीजें चेंज होती हैं कि आपने ये प्लान किया था और आपने ये इम्प्लीमेंट किया है, और आप इम्प्लीमेंट में वो चीजें एडअप करोगे जो आपको मिल रहा है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट आप हायरार्की को अकॉर्डिंग चलेंगे, तो मॉनिटर फॉर पेन एंड इट्स इंटेंसिटी। अब जैसे हमें मेनली क्या बात कर रहे हैं हम पेन के बारे में, तो हम उसके अकॉर्डिंग हायरार्की के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो पहले हम पता करेंगे ना कि पेन का इंटेंसिटी कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, ड्यूरेशन कब से है, ये सारी चीजें। तो वही है कि हम स्टेटमेंट है कि मॉनिटर फॉर पेन, इट्स इंटेंसिटी, सिवियरिटी, ड्यूरेशन, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, ये सारी चीजें। तो अब हम यही सेम चीज इंप्लीमेंट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मॉनिटर्ड पेन एज पर। अब जो हमने जो पेन हमने लिखा था कि मॉनिटर करेंगे, वो हमने लिख दिया, मॉनिटर कर लिया है। तो हमने मॉनिटर कैसे किया है, तो उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, तो हमें जितनी इंटेंसिटी मिली हम वो लिखेंगे। हमें जितनी सिवियरिटी मिली है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वो लिखेंगे। ड्यूरेशन मतलब कब से है, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम पीरियड हो गया। मान लीजिए उसको पेशेंट को 2 दिन से पेन हो रहा है, 2 घंटे से पेन हो रहा है, जो भी ड्यूरेशन आप वो लिखोगे। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर आप लिखोगे, मतलब किस फैक्टर से हो रहा है। हो सकता है उसको कोई उसको पता हो फैक्टर, लाइक हो सकता है कि पेशेंट कंप्लेन करे कि उसको एसिडिटी हो रखी है, शायद इस वजह से हो, या अदर कोई कंडीशन हो। ठीक है, तो ये आप लिखोगे अगर आपको प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर मिलता है तो। ठीक, और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर का मतलब होता है कि कौन से कंडीशन से पेन इंक्रीज करेगा। अगर आप लाइक आप पेशेंट के जो भी रीजन है उस पर आप वो कर रहे हो, पाल्पेशन कर रहे हो, तो पेशेंट का जो पेन है वो इंक्रीज कर रहा है, तो वो आप इसमें ऐड करोगे, दैट इज प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। अब हम नेक्स्ट हायरार्की के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो आपका आएगा कि हमें सबसे पहले पेशेंट का क्या करना है, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप तुरंत पेशेंट आया, उसको पता चला पेन है, आपने असेस किया, देन आपने पेन किलर दे दिया, ये नहीं। पहले आप उसको धीरे धीरे, मीन्स आप होता है ना हायरार्की अकॉर्डिंग, पहले हम ट्राई करेंगे अपने साइड से एक नेचुरल बेसिस पर। ठीक है, आपका जो भी मेडिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, कि हम पहले नेचुरली कैसे उस चीज को उसकी रेमेडी देख सकते हैं या उसको हम रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है, शायद उसकी जो भी प्रॉब्लम वो सही हो। तो कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइडेड टू पेशेंट यहाँ पे लिखेंगे, और ब्रैकेट में आप वो कंफर्टेबल पोजीशन एड अप करोगे जो आपने प्रोवाइड करी है। आपने जैसे मान लीजिए सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करी है, तो आप यहाँ लिखोगे सुपाइन पोजीशन। ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन इज प्रोवाइडेड टू पेशेंट, तो ब्रैकेट में सुपाइन पोजीशन। देन आपका नेक्स्ट हो सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ हॉट वाटर बैग, जैसे आप पेन में आप अप्लाई करते हो ना कि हॉट वाटर बैग अप्लाई कर रहे हो तो पेन में रिलीफ मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे आपने हायरार्की के अकॉर्डिंग लिख दिया कि एप्लीकेशन ऑफ हॉट वाटर बैग टू पेशेंट, तब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हॉट वाटर बैग अप्लाइड, ठीक है, टू द पेशेंट। लेकिन इसमें अब आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे आपने हॉट वाटर बैग जो आपने अप्लाई किया है उसका टेम्परेचर कितना है, कितने ड्यूरेशन तक आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ब्रैकेट में मेंशन करनी होती है। देन नेक्स्ट इज एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एज प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर। अब आपका जैसे आप नेक्स्ट उस पे आप हॉट वाटर बैग से भी सही नहीं हुआ है, तो अब आप क्या करोगे, दवा एडमिनिस्टर करने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेंटेंस आप फॉर्म करोगे कि हाँ अब नहीं हुआ है तो हमें देना ही है। तो सेंटेंस कैसे फॉर्मुलेट करोगे कि एडमिनिस्टर द एनाल्जेसिक एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, क्योंकि प्रेस्क्रिप्शन आप अपने साइड से नहीं कर सकते। ठीक है, और प्रेस्क्रिप्शन के विदाउट भी आप मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट आपने फॉर्म कर लिया। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन, जो भी आपका मेडिकेशन है, ठीक है, एज पर डॉक्टर। ठीक है, जो प्रेस्क्राइब मेडिकेशन एज पर डॉक्टर इज बीन एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, अब आप वहां ब्रैकेट में जो भी दवा आपने दी है उसका नाम
उसका डोज, उसका रूट, ठीक है, सारी चीजें आप मेंशन करोगे। ठीक, ये सारी चीजें आपको करनी ही करनी है। ठीक है, तो फिर वहां पे आपका हो गया कि आपने ये चीज भी अप्लाई कर दी। अब क्या पता उससे आपको रिलीफ मिल गया है, या अगर रिलीफ नहीं मिला है तो फिर आपने दवा दे दी, रिलीफ नहीं मिला, या अगर मिल भी गया है तो आप आगे क्या कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप दवा देके छोड़ दिया, अब आपको फर्दर केयर भी करनी है। तो आप एक और फिर आप फॉर्मुलेट कर सकते हो सेंटर की प्रोवाइड पेशेंट को रेस्ट एंड स्लीप, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो प्रोवाइड काम एनवायरमेंट टू द पेशेंट, डाइवर्जनल थेरेपी, बहुत सारी होती है आपको पेन में जो आप लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग सेम इम्प्लीमेंटेशन में लिखोगे कि काम एनवायरमेंट प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, ठीक है, डाइवर्जनल थेरेपी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, जो डाइवर्जनल थेरेपी आप दे रहे हो, जैसे आपका अरोमा थेरेपी हो गया, म्यूजिक थेरेपी हो गया, आपका व्हाटएवर जिस भी काइंड ऑफ थेरेपी है उसको आप ब्रैकेट में मेंशन करोगे। तो ये हो गया आपका इम्प्लीमेंटेशन। अब उसके बाद आपका जो मेन चीज आता है वो आपको लिखनी ही लिखनी है। वैसे बुक्स में इंटरवेंशन में आपका हमेशा ये मेंशन होता है रैशनल, लेकिन आपको जो रनिंग एनसीपी है, ठीक है, जो आप क्लिनिकल बेसिस पे बना रहे हो, उसमें भी ये एडअप करना होता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन विद रैशनल। अब रैशनल क्या है? रैशनल मतलब कि जो चीज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का रीजन क्या है, या हम उसको क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो होता है आपका रैशनल। ठीक है, तो वो आपको लिखना है। अब जैसे हमने पेशेंट की जनरल कंडीशन को असेसमेंट मतलब असेस करने की बात करी थी कि हमें जनरल कंडीशन असेस करना है, तो हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, तो हमें टू गेट बेस लाइन डेटा, मतलब हमें एक डेटा कलेक्शन के लिए कर रहे हैं। ऑफकोर्स जब तक हमें डेटा नहीं मिलेगा, जो भी केयर होगा आगे के फर्दर वो हम प्लान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमने पेशेंट के पेन का जो भी असेसमेंट था उसको मॉनिटर करने के लिए बात करी कि हम पेन को मॉनिटर करेंगे इंटेंसिटी, सीवियरिटी, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। तो वो हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम केयर प्लान फॉर्मुलेट कर सकें। ठीक है, फिर हमने बात करी जैसे हॉट वाटर बैग की, या हमने मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी, तो हम क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पेशेंट एज पर अकाउंट ऑफ पेन। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं हम उसके मींस इसके अकॉर्डिंग हम क्यों कर रहे हैं, तो वो हमें यहाँ लिखना होता है रैशनल में कि रीजन क्या है इस इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, तो ये हो गया आपका रैशनल। बुक्स में आपका दिया होता है इंटरवेंशन, ठीक है, आपका प्लानिंग दिया होता है, देन इंटरवेंशन दिया होता है। ठीक है, इंटरवेंशन में आपका रैशनल मेंशन होता है। ठीक, तो ये होता है इंटरवेंशन वहां जहां आपको वो फ्यूचर में अप्लाई करना है, या जहां पर पेशेंट आपके पास प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट है, हम हमारे पास उसका सब्जेक्टिव डेटा भी है। ठीक है, ना हम आगे बढ़ते हैं तो आपका लास्ट में आता है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन क्या है, हमने क्या बात करी थी? इवैल्यूएशन होता है ऑल ओवर नर्सिंग प्रोसेस का एक जजमेंट, एक क्लिनिकल जजमेंट, कि हमने जो गोल सेटअप किया था वो हमें मिल गया है या नहीं। ठीक है, तो अगर हमने जो गोल सेटअप किया वो हमें मिल गया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे द एक्यूट पेन हैज बीन रिलीव्ड अप टू सम एक्सटेंट। ठीक है, जो हमारा पेन था वो हमें उस पेशेंट को रिलीफ मिल चुका है। अब हमें कैसे पता कि रिलीफ मिला है, तो हमें यहाँ पे मेंशन करना है एज एविडेंस्ड बाय पेशेंट्स वर्बल स्टेटमेंट या फिर फेशियल एक्सप्रेशन। पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से या फिर पेशेंट के वर्बल स्टेटमेंट से हमें पता चल गया है कि जो हमारा गोल था वो हमें अचीव कर लिया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आपका नर्सिंग केयर प्लान। ठीक, तो जैसे कि बच्चों लाइक पूछते रहते हैं कमेंट में जो भी है स्टूडेंट्स कि हमें नर्सिंग केयर प्लान कैसे लिखनी है, या हमारे एग्जाम में आता है, या हमारे हॉस्पिटल सेटिंग क्लिनिकल टाइम में कैसे लिखनी है, तो फॉर्मेट आपका यही होता है। ठीक है, तो इसमें आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप इजीली लिख सकते हो। बस आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस लिखोगे वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए एज पर नंदा। ठीक है, आपको हमेशा ये, और दूसरी चीज आपको जो हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो भी स्टेटमेंट आप फॉर्मेट करोगे, आप जो भी स्टेटमेंट आप लिखोगे वो एक कह सकते हो ना एक स्टैंडर्ड वे में लिखनी होनी चाहिए। लाइक आप यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, देन यहाँ पे आपको मिल चुका है, देन ये सारी आपको मैंने एक स्टेटमेंट फॉर्मेशन का ध्यान में रखना है। ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्मेशन आप ध्यान में रखोगे तो बाकी सारी चीजें आपकी इजिली हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑल ओवर नर्सिंग केयर प्लान, और अब स्टार्ट करेंगे हम आपका नेक्स्ट यूनिट विद इन अदर वीडियो। देन मिलते हैं आपके साथ उस नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।